हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टेरिडोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देते हैं। तो इंट्रोडक्शन में सब जो वर्ड है टेरिडोफाइट, ठीक है, टेरिडोफाइट होता क्या है और किस तरीके के प्लांट्स होते हैं ये, तो इसको हम जब डिफाइन करते हैं तो इसमें आता है वर्ड टेरॉन। टेरॉन का मतलब होता है फैदर। फैदर यानी कि पंख, जैसे कि चिड़िया के पंख होते हैं इस तरीके का। और फाइटोन मीन्स प्लांट। तो ऐसे प्लांट्स जो पंख की तरह दिखते हैं जैसे चिड़िया के पंख होते हैं, ठीक है, तो उसकी तरीके से जो प्लांट्स दिखाई देते हैं उनको टेरिडोफाइट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। इसके अलावा टेरिडोफाइट प्लांट्स को हम वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं। अब यहाँ क्रिप्टोगैम से एक शब्द आया और एक शब्द आया वैस्कुलर। तो वैस्कुलर का मतलब है जिसमें वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट हो, ठीक है। तो अगर जाइलम और फ्लोएम प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं तो उनको हम वैस्कुलर प्लांट्स कहते हैं। तो जैसा कि हमें पता है टेरिडोफाइट, ठीक है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन तीनों में ही हमें जाइलम फ्लोएम देखने को मिलता है। इससे जो बाकी के नीचे दूसरे ग्रुप्स के प्लांट हैं जैसे कि एल्गी है ना, फंजाई है, ब्रायोफाइट है, इनमें हमें वैस्कुलर सिस्टम नहीं देखने को मिलता है। इसके अलावा दूसरा एक वर्ड आता है क्रिप्टोगैम्स। तो क्रिप्टोगैम्स का मतलब होता है, क्रिप्टोस का मतलब होता है हेड इन और गैम्स का मतलब होता है वीडिड, ठीक है। तो यानी कि ऐसे जिसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या स्पोर्स, ठीक है, जो होते हैं, जो हिडन होते हैं, यानी कि उनमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर छुपे हुए होते हैं। इसके अलावा ये प्लांट्स जो होते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, यानी कि इनमें फूल नहीं बनेंगे, ठीक है, और इनमें सिर्फ क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें फ्लावर नहीं बनेगा, ठीक है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। इनमें सीड भी प्रोड्यूस नहीं होता है, इनमें मिलते हैं क्या, स्पोर्स, और स्पोर्स इनके हिडन होते हैं। हिडन यानी कि प्लांट्स के हिडन पार्ट्स पर हमें उसके गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर्स पे या फिर स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर्स पे हमें उसमें स्पोर्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि हिडन पार्ट होता है, ठीक है। तो ये जो प्लांट्स ऐसे हैं जो सीडलेस हैं, ठीक है, वैस्कुलर प्लांट्स हैं, ठीक है। और इनमें क्या होता है, इन्होंने लैंड को इन्वेड किया सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रायोफाइट आए जो लैंड और वाटर दोनों ही उनके लिए ज़रूरी था। इनके लिए भी वाटर ज़रूरी है, लेकिन इनकी जो लाइफ है वो लैंड पर ज़्यादा मिलती है, और वाटर में जो इनका लाइफ का साइकिल मिलता है वो इनका मिलता है सिर्फ खाली रिप्रोडक्टिव फेज। तो रिप्रोडक्शन के लिए इनको वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है। इसके अलावा बाकी ये सबसे पहले प्लांट्स हैं जिन्होंने लैंड को इन्वेड किया। तो अगर क्वेश्चन आता है कि विच आर द फर्स्ट प्लांट्स विच इन्वेड द लैंड, ठीक है, तो दीज आर द टेरिडोफाइट्स प्लांट्स, ठीक है। और इनमें रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, स्पोर्स के थ्रू देखने को मिलता है। अब बाकी हम टेरिडोफाइट के मेन फीचर्स को आगे पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो गैमेटोफाइट है वो कैसा होता है, इंडिपेंडेंट होता है, और स्पोरोफाइट भी इंडिपेंडेंट होगा। यानी कि ये इसका मान लीजिए गैमेटोफाइट प्लांट है और ये है इसका स्पोरोफाइट प्लांट। तो लाइफ साइकिल में ऐसा होता है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में जैसा हमने पढ़ा है, ठीक है, पीढ़ी एक अंतरण में। तो गैमेटोफाइट के बाद में क्या आती है, स्पोरोफाइट प्लांट फेज आती है, और स्पोरोफाइट के बाद में गैमेटोफाइट आती है। इस तरीके से उसमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमें प्लांट्स में देखने को मिलता है। तो ज़्यादातर प्लांट्स में क्या होता है कि कोई ना कोई फेज़ एक दूसरे जो डोमिनेंट होगी, अगर ये डोमिनेंट है तो ये वाली इसके ऊपर डिपेंड करेगी, यानी कि ये इसके ऊपर होगी, उसके अंदर मिलेगी, ठीक है, या उसके ऊपर सर्वाइव कर रही होगी। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो ब्रायोफाइट होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, मेन फेज जो होती है वो गैमेटोफिटिक होती है, ठीक है, और इसी गैमेटोफिटिक फेज के ऊपर हमें देखने को मिलता है स्पोरोफाइट लगा हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ब्रायोफाइट में देखने को मिलता है। और जो जिम्नोस्पर्म्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है, और एंजियोस्पर्म में, उनमें क्या होता है, स्पोरोफिटिक मेन होती है, और इसी के ऊपर हमें गैमेटोफिटिक देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से देखने को मिलता है। लेकिन जो टेरिडोफाइट है उसमें ही ये फीचर देखने को मिलता है कि उसमें जो इस गैमेटोफाइट है और स्पोरोफाइट है वो दूसरे से डिपेंड नहीं है, दोनों ही अलग अलग सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो ये मेन फेज़ हो गया। तो हमें जैसे पता चल गया, स्पोरोफाइट इसकी लाइफ साइकिल की मेन फेज़ होती है। ये पहले वैस्कुलर प्लांट्स हैं जिन्होंने लैंड को इन्वेड किया, ठीक है। ऐसे वैस्कुलर प्लांट्स हैं, फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट्स अगर हम कहेंगे कि पहले वैस्कुलर प्लांट्स कौन से हैं, तो टेरिडोफाइट हैं। तो पहले लैंड प्लांट कौन से हैं, तो फर्स्ट लैंड प्लांट ब्रायोफाइट हैं। लेकिन फर्स्ट लैंड इन्वेड प्लांट जिन्होंने ज़मीन को घेरना शुरू करा, ज़मीन पे
ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तक फैलना शुरू करा। तो ऐसे प्लांट्स हैं कौन से, हमारे टेरिडोफाइट्स। ठीक है, तो ये पहले प्लांट्स हैं जिनमें जाइलम फ्लोएम यानी कि वैस्कुलर सिस्टम मिलता है। ठीक है, इसके अलावा इनमें सीड नहीं बनते हैं। ठीक है, और इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, स्पोर्स के थ्रू होता है। जो सीड हैं वो फॉर्म नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके हैबिट और हैबिटेट्स को। तो जो प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक होती है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें रूट, स्टेम और लीफ यानी कि जो प्लांट होता है वो 3 पार्ट मिलते हैं। इससे पीछे वाले जो प्लांट्स थे जैसे कि ब्रायोफाइट हो गए, एल्गी हो गए, फंजाई हो गए, उनको हम थैलोफाइट्स कहते थे। उनमें रूट, स्टेम, लीफ नहीं मिलते थे। ठीक है, फीचर होगा जो कोई ना कोई बॉडी का पार्ट होगा जो रूट की तरीके से या स्टेम की तरीके से या लीफ के तरीके से काम करेगा, लेकिन अलग से डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, अलग अलग नहीं दिखाई देंगे। लेकिन ये सबसे पहले प्लांट्स हमें ऐसे दिखे जिनमें क्या था, रूट, स्टेम और लीव्स देखने को मिलते थे। लेकिन जब इनके फॉसिल्स देखे गए, फॉसिल्स आपको पता ही है 1 मिलियन ईयर से ओल्ड, ठीक है, प्लांट्स के रिमेन्स जब हमें मिलते हैं तो उसको हम फॉसिल के फॉर्म में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो टेरिडोफाइट्स हैं वो हमारे उसके जो फॉसिल्स हैं, ठीक है, उनमें रूट, स्टेम और लीव्स अलग अलग नहीं देखे गए, ऐसा देखा गया। या कुछ प्रिमिटिव जो टेरिडोफाइट्स हैं उनमें भी हमें रूट, स्टेम और लीव्स हमें देखने को नहीं मिलते। ठीक है, राइनिया इसका एग्जांपल है। राइनिया में हम देखते हैं कि उसमें हमें राइजॉइड स्टोलेंस वगैरह देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें फीचर यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि जो प्लांट्स हैं ये हमारे स्मॉल एनुअल भी हो सकते हैं, जैसे कि एजोला, सॉल्विनिया, ये छोटे प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक हैं दोनों। ठीक है, एक्वेटिक की यहाँ हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम एनुअल की बात कर रहे हैं। ठीक है, और लार्ज ट्री लाइक भी हो सकते हैं जैसे कि एंजियोप्टेरिस या फिर ऑस्मंडा। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं कि ये एनुअल्स भी होते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं, या फिर पेरिनियल बहुत सालों तक लगे रहेंगे। ठीक है, और लार्ज भी होते हैं। ठीक है, तो कई तरीके के हमें इसमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये मोनोपोडियल हो सकते हैं, यानी कि ब्रांचिंग सिस्टम एक सिंगल ब्रांचिंग सिस्टम होगा, या डाइकोटमस, जैसे कि हमने उसमें देखा था मार्सिलिया में या रिक्शा में, तो आगे ब्रांच जो है वो 2 में डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, जैसे ऐसे हमने पढ़ा ये 2 में डिवाइड हो रही ब्रांच। ठीक है, तो इस तरीके से डाइकोटमस भी हमें यहाँ पे फीचर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं जो कि स्टेम से अराइज होंगी। ठीक है, और इनमें जो पेटियोल होगा, ठीक है, वहाँ से भी हमें रूट सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है, ज़्यादातर जो लिविंग टेरिडोफाइट्स हैं, मतलब जो अभी अर्थ पर मिल रहे हैं, वो ज़्यादातर कैसे हैं, टेरेस्ट्रियल हैं। ठीक है, और ये मॉइस्ट एरिया में मिलते हैं, यानी कि ऐसे जगहों पे मिलेंगे जहाँ पे पानी थोड़ा रहेगा, नमी रहेगी। ठीक है, वहाँ पे हमें देखने को मिलता है, या शेडी प्लेसेस पे जहाँ पे धूप डायरेक्ट ना आती हो, जैसे कि आप ज़्यादातर एरियाज़ में देखते हैं वेस्टर्न यूपी के साइड में हम देखते हैं, तो यहाँ पे नालियों के किनारे या थोड़े छायादार एरिया में हमें देखने को मिल जाते हैं। कुछ मेंबर्स जैसे कि एजोला, मॉसिलिया, सेल्विनिया, ये एक्वेटिक होते हैं, यानी कि ये पानी में मिलेंगे। ठीक है, और कुछ जो होते हैं, मतलब कुछ नहीं, ज़्यादातर जो होते हैं वो हमारे टेरेस्ट्रियल्स होते हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे जीरोफिटिक भी होंगे जो कि पानी की कमी वाले स्थान पे मिलेंगे, रेतीली ज़मीन जहाँ होगी या पानी जहाँ कम मिलेगा वहाँ पे मिलेगा, जैसे कि एक्विसिटम। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो लीव्स हैं वो कैसी कैसी होती हैं। तो स्केल लीव्स मिलेंगी, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं जो लीव्स हैं वो कैसी हैं, ये स्केल के शेप में, जैसे आप देख रहे हैं ये मेन स्टेम है। ठीक है, यहाँ पे जो साइड में लीव्स लगी हैं छोटी छोटी, ये कैसी हैं, स्केल लीव्स हैं, और ये इक्विसेटम में मिलती हैं। ठीक है, स्मॉल सेसाइल लीव्स मिलती हैं लाइकोपोडियम में, ये लाइकोपोडियम है। यहाँ पे लीव्स जो हैं स्मॉल्स हैं, ये छोटी छोटी लीव्स जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से लीव्स दिखती हैं, और सेसाइल होती हैं। सेसाइल तब होती हैं जैसे मान लीजिए ये लीफ है, ठीक है, और इसके नीचे के हिस्सा जो होता है इसको हम कहते हैं पेटियोल, और ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं ब्लेड या फिर लेमाइना। ये एंजियोस्पर्म में आप आसानी से ये कैरेक्टर्स देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर पेटियोल मिल रहा है लीव्स में तो वो पेटियोलेट कहलाती हैं, और पेटियोल अगर नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो वो लीव्स सेसाइल कहलाएंगी। ठीक है, तो लाइकोपोडियम में जो लीव्स होती हैं स्मॉल होती हैं और सेसाइल होती हैं। इसके अलावा लीव्स लार्ज भी होती हैं। ठीक है, पेटियोलेट भी होते हैं, यानी कि उनमें पेटियोल मिलेगा,
ठीक है, और कंपाउंड लीव्स होती हैं जैसे कि फर्न्स में आप देख सकते हैं। तो फर्न्स में ये है, यहाँ पे लार्ज लीव्स हैं, ठीक है। कंपाउंड लीव्स हैं क्योंकि दोनों तरफ ऐसे बहुत सारे इसमें पिन्नास मिलते हैं, लीफलेट्स मिलेंगे, ठीक है। और इसके नीचे जब यहाँ पे हम देखेंगे तो इस तरीके से लंबा हमें यहाँ पे एक पेटियोल देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये एक कैरेक्टर हो गया। नेक्स्ट कैरेक्टर इसका आता है कि साइज और वेनेशन पैटर्न उसका कैसा होगा। तो यहाँ पर जो लीव्स होती हैं वो दो तरीके की मिल रही हैं, माइक्रोफिलस और मेगाफिलस। माइक्रोफिलस यानी कि स्मॉल लीव्स होंगी, ठीक है, छोटी छोटी होंगी, सिंपल वेनेशंस हो गए उनमें, ठीक है, जैसे कि इक्वेस्टिटम और लाइकोपोडियम, जैसे इन दोनों में आप देख सकते हैं ये कैसी हैं, माइक्रोफिलस है। और मेगाफिलस यानी कि लार्ज लीव्स होती हैं, तो लार्ज लीव्स यहाँ पे हैं तो इसको हम मेगाफिलस में पढ़ते हैं, जैसे कि बाकी फॉर्म्स में हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है एनाटॉमिकल फीचर, यानी कि इनकी एनाटॉमी कैसी है। तो हम देखते हैं कि रूट और स्टेम में वैस्कुलर सिस्टम जो है बहुत अच्छे से देखने को मिलता है, ठीक है, और उसमें जाइलम और फ्लोएम हमें दोनों ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये सारे जो कैरेक्टर हैं जाइलम फ्लोएम के, ये हमें स्पेशली स्पोरोफाइट में देखने को मिलते हैं, यानी कि हम मेन फेस जो तो डोमिनेंट फेस कौन सी है, स्पोरोफाइट है, तो स्पोरोफाइट में ही हमें देखने को मिलेगा कौन सा, जाइलम और फ्लोएम, यानी कि वैस्कुलर सिस्टम जो है वो स्पोरोफाइट में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ये इजी था, सिंपल था। अगला हम देखते हैं स्टीलर। अब स्टील क्या है, तो ये जो वैस्कुलर सिस्टम है ये अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग टाइप के हमें स्टील्स देखने को मिलते हैं, यानी कि एक हमारा वैस्कुलर सिस्टम बनाते हैं, उसमें जाइलम फ्लोएम किस तरीके से अरेंज है उसको हम स्टील बोलते हैं। तो सबसे सिंपल टाइप की स्टील होती है प्रोटो स्टील, ठीक है। प्रोटो स्टील के भी कई टाइप होते हैं, ठीक है। तो ये जो हैप्लो स्टील है, हैप्लो प्रोटो स्टील सैलेजिनेला में मिलती है। प्लैक्टो स्टील भी एक टाइप की प्रोटो स्टील है, ये लाइकोपोडियम में मिलती है। फिर आती है साइफोनो स्टील। साइफोनो स्टील में क्या होता है, सेंटर में पिथ प्रेजेंट होगा, तो ऐसी को हम साइफोनो स्टील बोलते हैं। तो इक्विसिटम में मिलती है। तो इस तरीके से इसमें बहुत अलग अलग टाइप के हमें एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स मिलते हैं। लगभग सभी प्रकार की हमें जो भी स्टील सिस्टम मिलता है उसमें जितने भी टाइप की स्टील्स होती हैं हमें टेरिडोफाइट ग्रुप के अंदर देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो आप इसको याद करने के लिए अलग अलग पॉइंट लिख सकते हैं कि ये स्टील इसमें मिल रही है, ये स्टील इसमें मिल रही है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बॉटनी से रिलेटेड होते हैं उनमें ये सारे क्वेश्चंस जरूर आते हैं, एक ना एक स्टील का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है जाइलम इज मेड ऑफ ट्रैकीड, ठीक है। तो जाइलम में दो तरीके की मेन इंपॉर्टेंट सेल्स होती हैं, वैसे तो और भी कई टाइप की सेल्स होती हैं, लेकिन ट्रैकीड और वेसल्स की हम बात ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जाइलम में यहाँ पे ट्रैकीड के बने होते हैं, यहाँ वेसल्स नहीं मिलती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेसल्स यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलेंगी, किसमें, टेरिडोफाइट में, और जिम्नोस्पर्म में भी वेसल्स नहीं मिलती हैं, ठीक है। और फ्लोएम जो होता है उसमें क्या होता है, सीब ट्यूब होती हैं। तो हम समझते हैं कि यहाँ पे ट्रैकीड इंपॉर्टेंट है, तो जाइलम किसका बना होता है, ट्रैकीड का, वेसल्स उसमें नहीं होती हैं, ऐसे यहाँ पे सीब ट्यूब्स मिलती हैं। जो लोअर ग्रुप्स हैं उनमें फोटोसिंथेटिक जो टिश्यू है वो लीव्स में ही मिलता है, बाकी बॉडी के पार्ट में नहीं मिलता है, ठीक है। मेगाफिल्स जो कि लार्ज लीव्स हैं, ठीक है, उनमें हमें डिफरेंशिएशन मिलता है मीजोफिल का, ठीक है। मीजोफिल जो डिवाइड होता है वो पैलिसेड और स्पॉन्जी टिश्यूज़ में डिवाइड होता है। तो इस तरीके से मेगाफिल्स जो लार्ज लीव्स हम देख चुके हैं, पीछे हमने पढ़ा था, ये जो मेगाफिल्स है यहाँ पे, तो इसमें हम देखते हैं कि जो मीजोफिल का पार्ट है उसमें क्या होगा, पैलिसेड और स्पॉन्जी टिश्यूज़ हमें वहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम समझते हैं कि जो रूट्स हैं वो रूट में कैसा होगा, डायाश टाइप का वैस्कुलर बंडल मिलेगा, ठीक है, और ये कांस्टेंट होगा थ्रू आउट द टेरिडोफाइट, ठीक है। यानी कि हमें ज़्यादातर टेरिडोफाइट में कांस्टेंट फीचर मिल रहा है। तो अगर हम बहुत अलग अलग ग्रुप को पढ़ते हैं, मान लीजिए हम टेरिडोफाइट के ग्रुप को यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक पढ़ते हैं, तो हो सकता है यहाँ तक का कैरेक्टर किसी पार्ट का अलग हो, यहाँ का अलग हो, यहाँ का अलग हो, यहाँ का अलग हो। मतलब ये एक तरीके से एवोल्यूशनरी अगर हम पार्ट समझते हैं कि ये लोअर टेरिडोफाइट्स हैं, ठीक है, और ये हायर टेरिडोफाइट्स हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो डायाश टाइप का हमें क्या मिलता है, रूट में जो डायाश हमें वैस्कुलर बंडल्स मिल रहे हैं, ठीक है, वो हमें कंसिस्टेंटली पूरे ग्रुप में हमें देखने को मिलता है मैक्सिमम, ठीक है।
ऐसा हर जगह नहीं मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम हमें ऐसा ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे कैरेक्टर को हम कंजर्वेटिव कैरेक्टर बोलते हैं, यानी कि पूरे अगर ग्रुप की हम बात करें और हम इस कैरेक्टर को बता दें तो हमें पता है कि ये सभी में मिल रहा है, तो ऐसे कैरेक्टर को हम कंजर्वेटिव कैरेक्टर या कंजर्वेटिव ऑर्गन्स की तरीके से हम उसको ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में हम, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, इसमें स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो हम सबको पता है कि स्पोर्स किसके अंदर बनते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर। ऐसा कैरेक्टर जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं उसको हम स्पोरेंजिया कहते हैं। तो टेरिडोफाइट में जो स्पोरोफिटिक फेज है, मेन तो स्पोरोफिटिक फेज ही है, तो स्पोरोफिटिक फेज के अंदर स्पोरेंजिया बनेंगे। स्पोरेंजिया आपको पता है, ठीक है, जहाँ पे बनते हैं उनके पास में अगर ये स्पोरेंजिया है सपोज, और इसके साथ में एक लीफ लगी हुई है, ठीक है, तो इस लीफ को तो हमें पता है सबके लास्ट में फिल लगा देते हैं तो लीफ हो गया, ठीक है, और ये स्पोरेंजिया है, यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो स्पोरेंजिया में तो इस वाली लीफ को हम बोलते हैं, अगर ये लार्ज स्पोरेंजिया है, बड़ी स्पोरेंजिया है तो मेगा स्पोरोफिल, ठीक है, और अगर ये छोटी स्पोरेंजिया है तो माइक्रो स्पोरोफिल, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियोफिल, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्पोरोफिल्स मिलते हैं, ठीक है, तो ये स्पोरोफिल्स हैं, उनके साइड से ही हमें स्पोरेंजिया लगे हुए मिलते हैं। स्पोरेंजिया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है ज़्यादातर में, जैसे कि टेरेस इसका एग्जांपल है, यहाँ पी साइलेंट रहता है तो हम इसको पढ़ेंगे टेरेस, ठीक है। और या फिर एग्रीगेट होती है कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर में, यानी कि स्पोरेंजिया या तो पूरी बॉडी में मिलेगी, ठीक है, सभी में मिलेगा, ठीक है, या फिर कुछ स्पेशल पार्ट में ही स्पोर्स मिलेंगे और उसको हम एक साथ में अगर इकट्ठा कर देते हैं उसको हम बोलते हैं स्टोबलाई। स्टोबलाई को हम कोन्स भी कहते हैं, ठीक है, तो इसको हम कोन्स भी लिख सकते हैं, लेकिन कोन्स हम इसको ना लिख के अगर स्टोबलाई ही लिखेंगे तो हमें ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, ठीक है। जैसे कि इक्विसिटम में मिलता है हमें ऊपर टॉप पर हमें कोन्स मिलते हैं। आप इक्विसिटम का कैरेक्टर जब देखेंगे तो आप उसको ऊपर देखिए, उसके टॉप पर हमें कोन्स मिलते हैं, स्टोबुलस मिलते हैं, ठीक है। जो एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स होते हैं जैसे कि एजोला है, मासीलिया है, इनमें हम देखते हैं कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर मिलते हैं जिसको हम कहते हैं स्पोरोकार्प। अब स्पोरोकार्प क्या चीज़ आ गई नई, तो स्पोरोकार्प क्या है, एक तरीके का प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोर्स मिल रहे हैं। अब क्योंकि हमें पता है ये दोनों एक्वेटिक प्लांट हैं, अब एक्वेटिक प्लांट पानी में रहेगा तो पानी में, अब प्लांट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसका रिप्रोडक्शन, क्योंकि उसी से उसकी लाइफ साइकिल आगे बढ़ेगी। अब उसकी लाइफ साइकिल आगे बढ़ने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है, तो जो स्पोर्स हैं उसका सर्वाइवल बहुत ज़रूरी है। स्पोर्स अगर बनाए प्लांट ने और ख़त्म हो गए जल्दी से तो फिर फ़ायदा क्या है, उसकी लाइफ पूरी बर्बाद हो जाएगी, आगे उसकी लाइफ कंटिन्यू नहीं कर पाएगी। तो स्पोर को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि पानी में मिल रहे हैं तो वाटर से प्रोटेक्शन के लिए, डेसिकेट ना हो जाए या फिर और कोई दिक्कत ना हो जाए, तो उस वजह से, ठीक है, वाटर में प्रोटेक्शन के लिए उसको एक अलग तरीके से कवरिंग के अंदर में वो स्पोर्स मिलते हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम स्पोरोकार्प कहते हैं, ठीक है। अब कुछ और दूसरे तरीके के हम समझते हैं, जैसे कि फिलीकेल्स जो हैं उनमें स्पोरेंजिया एक क्लस्टर के फॉर्म में, यानी कि कई छोटे छोटे बहुत सारे स्पोरेंजिया एक साथ में एक ग्रुप बना लिया, ठीक है। स्पोरोकार्प में क्या है, बाहर से एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जिसके अंदर मिल रहे हैं। अब यहाँ पे ये कई सारे स्पोरेंजिया एक साथ में आ गए तो एक गुच्छा सा बना लिया, उसको हम क्या कहेंगे, सोराई या सोरस, ठीक है। तो तीन तरीके से हमें कैरेक्टर मिल गए। पहला कि स्पोरेंजिया पूरे प्लांट पर, पूरे स्पोरोफाइट पर, स्पोरोफिल पर पूरे पे फैले हुए हैं, चारों तरफ लगे हुए हैं, ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा कि या तो टॉप पर मिलेंगे, ठीक है, एक कोन बना लेंगे, ऐसे खूब सारा जैसे पाइनस में कोन मिलता है इस तरीके से कोन बना लिया और उसमें बहुत सारे स्पोरेंजिया मिल रहे हैं, ठीक है, तो वो एग्रीगेट हो गए। तीसरा कि हम जो एक्वेटिक प्लांट हैं, मतलब एक्वेटिक टेरिडोफाइट हैं, उनमें स्पोरोकार्प के फॉर्म में मिलेंगे, जैसे कि एजोला और मासीलिया में मिलता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ टेरिडोफाइट में क्या होता है, स्पोरेंजिया क्लस्टर बना लेते हैं, उसको हम कहते हैं सोराई। तो इस तरीके से हमें चार टाइप का हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब दूसरा कैरेक्टर आ गया, कौन सा, कि कुछ टेरिडोफाइट में एक ही तरीके के स्पोर्स मिलते हैं, उनको कहते हैं होमो। होमो का मतलब होता है सिंगल, ठीक है, सिमिलर मतलब एक जैसे, स्पोर्स मिलेंगे तो उसको होमो स्पोरस कहेंगे, यानी कि एक जैसे स्पोर्स वाले पौधे, ठीक है। तो इन पौधों में
एक ही तरीके के स्पोर्स मिलते हैं, सभी एक जैसे दिखाई देते हैं। इसका एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम। ठीक है, अगला जो आता है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं टेरिडोफाइट में ही जिसमें दो तरीके के स्पोर्स मिलते हैं, एक बड़े और एक छोटे। तो इसको हम बोलते हैं मेगास्पोर और इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर। ठीक है, तो मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर अलग अलग स्पोर्स मिल रहे हैं, दो तरीके के स्पोर्स हैं, यानी कि हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। तो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स हैं, तो वो हमें एग्जांपल मिलता है सेलेजिनेला। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे दो तरीके के स्पोर्स भी देखने को मिलते हैं। ये पार्ट अलग है, इसको आप एक साथ में पढ़ेंगे, और ये वाला जो है वो होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस को बताता है। ठीक है, यहाँ पे हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जैसे कि पहला वाला है, इसमें देखो ये जो लीफ है इसके दोनों साइड में यहाँ पर हम स्पोरेंजिया को लगे हुए देखते हैं। तो इसमें पूरी लीफ पर ही स्पोरेंजिया मिलते हैं। ठीक है, तो ये हम पूरे को ही स्पोरोफिल कहेंगे। और ये दूसरा वाला जो है, इसमें क्या है, एक ऊपर इकट्ठा स्ट्रक्चर बना ले रहा है, ये स्पोरोफिल है और ये स्पोरेंजिया है। तो इस तरीके से एक वो कोन टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ पे हमें देखते हैं। ठीक है, तीसरा वाला जो है, इसमें ये जो पार्ट है ऐसे करके आएगा कवर करते हुए, ये फोटो थोड़ा कटा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से कवर करे हुए है, इसके अंदर हमें स्पोरेंजियास देखने को मिलते हैं। तो ये जो है वो कौन सा, सी वाला जो हमारा पार्ट है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो सी वाला है स्पोरोकार्प, जैसा कि मार्सिलिया में हमें देखने को मिलता है। और चौथा वाला ये है ऑफियोग्लोसम का, तो इसको हम कहेंगे सोराई। ठीक है, ये वाला बताता है होमोस्पोरेंजिया। इसमें यहाँ पर दोनों ही जगह पर सारे स्पोरेंजिया एक जैसे हैं, ये डेवलप हो रहे हैं, ये डेवलप हो चुके हैं। ठीक है, अब ये दूसरा आता है सेलेजिनेला का। इसमें ये वाला जो है ये मेगास्पोरेंजिया है, इसमें देखो 3 ही मिल रहे हैं। ठीक है, और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक तरफ तो हमारे मेगास्पोरेंजिया लगे रहते हैं, इसमें मेगास्पोर बनेंगे और इसमें माइक्रोस्पोर बनेंगे। तो दो तरीके के स्पोर्स हमें हो गए, तो मेगास्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया दोनों ही मिल रहे हैं, तो ऐसे को हम कहते हैं हेटेरोस्पोरस। नेक्स्ट हम समझते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया। डेवलपमेंट स्पोरेंजिया दो तरीके से होता है, पहला यू स्पोरेंजिएट और दूसरा लेप्टोस्पोरेंजिएट। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं यू स्पोरेंजिएट को। तो यू स्पोरेंजिएट में क्या होता है, यू का मतलब होता है ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, स्पोरेंजिया बहुत सारी सेल्स होंगी या मोर देन वन सेल्स होंगी। ठीक है, तो हम समझते हैं स्पोरेंजियल इनिशियल क्या होता है। पहले स्पोरेंजियल इनिशियल। ठीक है, स्पोरेंजियल इनिशियल मतलब प्राइमरी स्टेज। ठीक है, तो स्पोरेंजियल इनिशियल ऐसी सेल्स जिनसे स्पोरेंजिया बन रहा हो, ठीक है, या स्पोरेंजिया जो सेल बनाएंगी उनको हम कहेंगे स्पोरेंजियल इनिशियल। तो अगर एक से ज़्यादा सेल स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन कर रही होती हैं, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं स्पोरेंजियल इनिशियल कितनी हैं, 2 हैं। ठीक है, स्पोरेंजियल इनिशियल्स कितनी हैं, 2 हैं, और यही 2 सेल आगे फर्दर डिवीजन कर करके ये फाइनल स्पोरेंजिया हमारा बना लेती हैं, जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स हमें टेट्राड के फॉर्म में लगे हुए दिखाई देते हैं। इसका एग्जांपल है सिलोटम और लाइकोपोडियम। तो यू स्पोरेंजिएट का मतलब हुआ ऐसे प्लांट जिनमें स्पोरेंजिया एक से ज़्यादा स्पोरेंजियल इनिशियल्स से बनते हों, यानी कि एक से ज़्यादा सेल स्पोरेंजिया के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती हूँ, उनको हम कहते हैं यू स्पोरेंजिएट टाइप के प्लांट्स। दूसरा है लेप्टोस्पोरेंजिएट। इसमें क्या होता है, एक सिंगल स्पोरेंजियल इनिशियल होता है। ठीक है, यानी कि एक ही सेल स्पोरेंजिया के बनने में पार्टिसिपेट करती है और उसी में अलग अलग डिवीज़न होके स्पोरेंजिया की बाकी सेल्स बनती हैं। तो उसका एग्जाम्पल है साल्विनिया और मार्सिलिया। बाकी जो लिखा हुआ है आप उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन समझने के लिए सिर्फ इसमें इतना ही है कि एक सिंगल सेल ही आगे फर्दर डिवीज़न करके स्पोरेंजिया बनाती है, तो वो लेप्टोस्पोरेंजिएट कहलाते हैं। और अगर एक से ज़्यादा सेल साथ में मिलकर स्पोरेंजिया के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती हैं, तो उनको हम यू स्पोरेंजिएट टाइप के प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम गैमेटोफाइट पे। तो गैमेटोफाइट में जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, मेन फेज कौन सी है, स्पोरोफाइट है, और गैमेटोफेज कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी। ठीक है, तो गैमेटोफाइट को हम एन से शो करते हैं, हैप्लॉइड कहलाती है। ठीक है, तो हमें पता है हैप्लॉइड गैमेटोफाइट है, या इसको हम प्रोथैलस भी कहते हैं। यहाँ पे हम इसको प्रोथैलस कहते हैं।
ठीक है। तो आपने प्रोथैलस का स्ट्रक्चर भी बनाया होगा ऐसे हार्ट शेप का, ठीक है। और तो इस तरीके का आपने स्ट्रक्चर बनाया होगा या बुक्स में देखा होगा, तो वो इसका क्या है, गैमेटोफाइट है, टेरिडोफाइट का, ठीक है। तो इसमें ये जो डोमिनेंट फेज है वो कौन सी है, स्पोरोफाइट है। और गैमेटोफाइट कैसी होती है, रिड्यूस होती है, लेकिन अलग अलग रहेगी, इंडिपेंडेंट रहेगी, ठीक है। वो स्पोरोफाइट के ऊपर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो गैमेटोफाइट में दो तरीके के हमें स्पोर्स हमने स्पोरोफाइट में देखे, होमोस्पोरस, ठीक है, और हेट्रोस्पोरस। तो गैमेटोफाइट में भी, ठीक है, दो तरीके के अलग अलग स्पोर्स अगर बन रहे हैं तो उसी टाइप का उसका गैमेटोफाइट होगा, ठीक है। ये जो कि होमोस्पोरस से बनेंगे वो कैसे होंगे, एक्सोस्पोरिक होंगे, ठीक है। और जो हेट्रोस्पोरस से बनोगे वो कैसे होंगे, एंडोस्पोरिक होंगे, ठीक है। जैसे कि सेलिजिनेला, मार्सिलिया और आइसोइड्स, इनमें क्या होते हैं, जो स्पोर्स बनते हैं वो अंदर बनते हैं, ठीक है। और ये लाइकोपोडियम, ओफियोग्लोसम, इनमें क्या होते हैं, कोन्स बनते हैं या ऊपर सोराई वगैरह उस टाइप से फॉर्म होते हैं, और उन पे हमें क्या मिलते हैं, स्पोर्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो गैमेटोफाइट में भी बहुत सारे वेरिएशंस मिलते हैं, अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज़ के गैमेटोफाइट देखने को मिलते हैं अलग अलग प्लांट्स में, ठीक है। तो कैप्टोग्राम्स में एक्सोस्पोरिक गैमेटोफाइट होते हैं जो कि एक्सपोज टू लाइट, ठीक है, लाइट एंड रिमेन अटैच टू ग्राउंड बाय मैनी राइजोइड्स, ठीक है। तो जो एक्सोस्पोरिक टाइप के गैमेटोफाइट होंगे वो क्या करेंगे, लाइट में रहेंगे, ठीक है, ज़मीन से जुड़े रहेंगे, ठीक है, अटैच रहेंगे, और इन सच केस दे प्रोड्यूस फूड एंड लिव इन इंडिपेंडेंट लाइफ, ठीक है, जैसे कि फर्न्स में हम देखते हैं। कुछ टेरिडोफाइट में जो कि एक्सोस्पोरिक रहेंगे, ठीक है, उनमें क्या होगा, क्लोरोफिल नहीं होगा, ठीक है, और वो फूड जो लेंगे वो सिम्बियोसिस से लेंगे, माइकोराइजा फंजाई के साथ में सिम्बियोसिस से लेंगे, जैसे कि सिलोटम में, ठीक है। कुछ गैमेटोफाइट सेप्रोफिटिक होते हैं नेचर में, और जो एंडोस्पोरिक गैमेटोफाइट होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, ग्रेटली रिड्यूस स्ट्रक्चर, वो बहुत छोटे होंगे, ठीक है। दे डेवलप लार्जली और एंटायरली विद इन द स्पोर वॉल, और स्पोर वॉल के अंदर ही रहेंगे। लिव ऑन द फूड, डिपेंड ऑन द स्पोर्स, और जो स्पोर्स के पास फूड होगा उसी से वो सर्वाइव करेंगे, ठीक है। सेक्स ऑर्गन ऑन गैमेटोफिटिक थैलस। अब जो गैमेटोफिटिक थैलस होता है उसमें जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो हमें पता है कि जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम एंथ्रीडिया कहते हैं, और फीमेल वाले को हम आर्किगोनिया कहते हैं, ठीक है। तो ये हमें पता है। गैमेटोफाइट कैसे होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं, ठीक है, जो कि मोनोशियस कहलाते हैं, ठीक है। मीन्स एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया एक ही प्लांट पर मिलेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, मोनोशियस। मोनोशियस का मतलब एक ही प्लांट पर दोनों ही चीज़ें मिल रही हैं, मेल और फीमेल पार्ट दोनों ही अगर सेम प्लांट में मिल रहा है तो वो कैसा हो जाएगा, मोनोशियस। और डायोशियस तब होगा जब उस पर दोनों ही प्लांट अलग अलग होंगे, मेल प्लांट अलग, फीमेल प्लांट अलग, यानी कि मेल गैमेटोफाइट अलग, फीमेल गैमेटोफाइट अलग, तो उस केसेस में, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमें ये था, समझ में आ गया। तीसरा है एंथ्रीडिया में बी एम्बेडेड इन द टिश्यू और गैमेटोफाइट और दे प्रोजेक्टेड फ्रॉम इट, ठीक है। या तो एंथ्रीडिया क्या होगा, अंदर धसा हुआ होगा, या फिर बाहर की तरफ निकला हुआ होगा गैमेटोफाइट में, ठीक है। एम्बेडेड होंगे तो जैसे लाइकोपोडियम और सेलेजिनेला में एम्बेडेड होते हैं, और प्रोजेक्टिंग यानी कि बाहर की तरफ निकले हुए होंगे। तो जितने भी लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न्स होते हैं, मार्सिलिया वगैरह, ठीक है, इनमें क्या होगा, बाहर की तरफ निकले हुए हमें एंथ्रीडिया देखने को मिलेंगे। एंथ्रीडिया कैसे होते हैं, ग्लोब्यूलर होते हैं, यानी कि ऐसे राउंडेड स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है। और विद उनके अंदर एंड्रोसाइट्स बहुत सारे होंगे, ठीक है। एंड्रोसाइट बहुत सारी सेल्स बनेगी, यानी कि ऐसी सेल जो एंथेरोजॉइड बनाती हों। एंथेरोजॉइड मेन सेल है एंथ्रीडिया की, और उससे पहले जो सेल बनती हैं उनको एंड्रोसाइट्स बोलते हैं। एंड्रोसाइड में ही आगे फर्दर चेंजेस होकर ही उससे एंथेरोजॉइड बनता है, ठीक है। जो आर्किगोनियम होगा वो फ्लास्क शेप का होगा, जैसे कि आपने आर्किगोनिया में देखा ही है। आर्किगोनिया में इस तरीके से सेल्स होती हैं, ठीक है, ये ऐसे करके सेल्स लगी रहती हैं चारों तरफ, ठीक है। सेंटर वाली को हम बोलते हैं एग सेल, ठीक है। ये वाली होती है वेंटा कैनाल सेल, और ऊपर की होती हैं नेक कैनाल सेल्स, ठीक है। इस तरीके से हमें सेल्स देखने को इसमें मिलती हैं,
ठीक है। तो इन्हीं के बीच में पासेज होता है जिससे कि एंथ्रोजॉइड मूव करके इसके अंदर तक यहाँ पर पहुँच जाते हैं। इस तरीके से हमें फर्दर फिर फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि किस में किस तरीके के शेप्स देखने को मिल रहे हैं, किस प्लांट में किस तरीके के शेप देखने को मिलते हैं गैमेटोफाइट के स्ट्रक्चर में। अब हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन कैसा होता है। तो जो कि टेरिडोफाइट में फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि पानी की बहुत ज़रूरत है। बिना पानी के फर्टिलाइजेशन देखने को नहीं होगा, क्योंकि जो मेल गैमीट होंगे, एंथीरोजॉइड्स होंगे, वो एग सेल तक पहुंचेंगे पानी के थ्रू मूव करके, ठीक है। और फिर उसके बाद में जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो एक जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, यानी कि दोनों सेल मिलकर एक सेल बना लेंगी। अब ये दोनों गैमेटोफाइट थे तो दोनों ही हैप्लॉइड थे, ठीक है। जब ये आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे तो वो कैसे हो जाएंगे, डिप्लॉयड हो जाएंगे, यानी कि 2n स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। 2n स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और इसी को फर्दर डिवीज़न होके उसी जाइगोट में और डिवीज़न बहुत सारे मिलेंगे, लगातार डिवीज़न मिलते रहेंगे और उससे एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और एम्ब्रियो ही बाद में नया स्पोरोफाइट बना लेगा, ठीक है। तो टेरिडोफाइट जो होता है वो इंटरमीडिएट होता है किसका, ब्रायोफाइट का और स्पर्मोफाइट, यानी कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का, ठीक है। तो इसकी कुछ सिमिलैरिटीज़ ब्रायोफाइट से भी मिलती हैं, कुछ सिमिलैरिटीज़ टेरिडोफाइट से भी मिलती हैं। तो वो सारे वीडियोस को हम बाद में देखेंगे कि ब्रायोफाइट की कौन सी सिमिलैरिटी टेरिडोफाइट से मिलती हैं और ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में क्या क्या अंतर होते हैं और टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और इन दोनों के बीच में क्या क्या अंतर हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आई होप वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा, थोड़ा सा लॉन्ग भी हो सकता है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चंस के जल्दी से जल्दी जवाब दूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।